नमस्कार दोस्तों, आज की दुख भरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आंगन में एक छोटी सी चारपाई पर बैठे बैठे कमला जी ने अपनी बहू को आवाज़ दी। बहू, ओ बहू, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। ताज़ा बासी जो भी हो बहू, मुझे खाने को दे। इतने में कमला जी की बहू मानसी अंदर से एक कटोरी में चावल और उस पर थोड़ा नमक डाल के लेकर आती है और कहती है, ले बुढ़िया ठूंस ले। 75 साल की हो गई है बुढ़िया, लेकिन भूख बहुत लगती है। जब देखो तब बुढ़िया को खाने की पड़ी रहती है। ऐसा कहकर मानसी कमला जी के हाथ में कटोरी थमा देती है और कमला जी वो नमक और चावल ऐसे खाने लगी जैसे कि उन्हें कब से ही खाना ना मिला हो। कमला जी को खाते देख मानसी को जलन होती है और वो कमला जी के हाथ से कटोरी छीनकर उन बासी चावल को ज़मीन पर गिरा देती है। कमला जी मानसी की ओर देखने लगती हैं और ज़मीन से ही चावल उठाकर खाने लगती हैं। शायद चावल से भी ज़्यादा कमला जी की भूख बासी थी और मानसी वहाँ से चली जाती है। बेचारी कमला जी को पति के गुजर जाने के बाद और दोनों बेटियों के विदा हो जाने के बाद से आंगन में पटक दिया गया था। अपने ही बहू बेटे ने उन्हें घर के अंदर ना आने को कह दिया था। बारिश हो, आंधी तूफान हो या गर्मी की तपती धूप हो, कमला जी को घर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। वो बेचारी आंगन में पड़े पड़े मक्खियों से परेशान रहा करती थी। लेकिन अपनी पीड़ा कहें तो किसे, वो अपने बहू बेटे से बहुत डरती थी, क्योंकि वे दोनों कमला जी को मारते पीटते भी थे। इसलिए डर के मारे कमला जी किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उनका पोता सोनू एक हाथ में पकोड़े की प्लेट और एक हाथ से फ़ोन चलाते चलाते कमला जी के पास आकर बैठता है और उनसे पकोड़े खाने को पूछता है। आज न जाने कितने महीनों के बाद कमला जी ने गर्मा गर्म पकोड़े देखे थे। खाना तो बहुत दूर की बात थी, उनका दिल ललचा गया। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर उन्होंने अपने पोते को मना कर दिया। लेकिन सोनू ने जिद करके अपनी दादी से कहा कि एक तो ले लो। फिर इधर उधर देखते हुए डरते डरते कमला जी ने एक पकोड़ा प्लेट से उठा लिया और जैसे ही एक टुकड़ा खाया तो किसी ने कमला जी के बाल पकड़ लिए। उन्होंने झट से पकोड़ा छोड़ दिया और कहने लगी कि बहू मुझे छोड़ दे, आगे से कभी मैं पकोड़े को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ एक टुकड़ा ही तो खाया है बहू, मुझे मत मार। लेकिन मानसी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसने कमला जी को बाल से पकड़कर उठाया और फिर ज़मीन पर पछाड़ दिया और कहने लगी, एक तो इतने सालों से मुझे परेशान करती आ रही है और ऊपर से मेरे बनाए नियम भी भंग करने हैं। रुक बुढ़िया, मैं अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर मानसी ने कमला जी की पीठ पर हाथों से और लातों से खूब मारा और आज उन्हें सारा दिन खाना नहीं दिया जाएगा, ये कहकर वो चली गई। कमला जी को जब मानसी मार रही थी तब उनका पोता सोनू वहीं थोड़ी दूर खड़ा था और सब देख रहा था। जैसे तैसे कमला जी अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मार के दर्द से रोती रही। कमला जी का बेटा संजय जब शाम को दुकान से घर आया तो भी अपनी अधमरी माँ को देखकर उसने माँ का हाल नहीं पूछा और सीधे अंदर चला गया। संजय कमला जी का एक लौता बेटा था जो बाजार में अपने पिता की खरीदी हुई दुकान में किराने का सामान बेचता था और 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी नीतू और छोटी बेटी निधि, जो अपने अपने ससुराल में रहती थी और साल 6 महीने में अपनी माँ के घर आती थी। संजय और उसकी पत्नी मानसी भले ही कमला जी को कितना भी बुरा रखते थे, लेकिन जब नीतू और निधि आते थे तो वो अपनी माँ को बहुत अच्छा रखने लगते थे। और ये पति पत्नी ऐसा ड्रामा इसलिए करते थे क्योंकि उनके पिता ने अपनी वसीयत में अपनी हर चीज़ को तीनों बच्चों के नाम पर किया था। यही वजह थी कि संजय और मानसी नीतू और निधि को कुछ पता नहीं चलने देते थे। एक दिन संजय ने मानसी को बताया कि कल उसकी छोटी बहन निधि शाम की ट्रेन से आने वाली है। ये सुनकर कमला जी तो बहुत खुश हुई
लेकिन मानसी बड़बड़ाने लगी कि ये निधि भी जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती है। अगर ये वसीयत का झमेला ना होता तो मैं उसे इस घर में पैर न रखने देती। कमला जी आंगन में बैठे बैठे खुश हो रहे थे कि बेटी जब तक रहेगी तब तक पेट भर के खाने को तो मिलेगा। फिर थोड़ी ही देर में उदास भी हो गए, क्योंकि जब उनकी बेटियां चली जाती तो बहू सब दिन की कसर एक दिन में ही निकाल लिया करती थी। मानसी और संजय को ये पता था कि निधि शाम की ट्रेन से आने वाली है, इसलिए अभी तक उन लोगों को कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन निधि दोपहर में 1 बजे तक आ गई। उसे जल्दी ट्रेन मिल गई थी तो वो जल्दी आ गई थी और जल्दी आके निधि सबको चौंकाना चाहती थी। लेकिन जब वो घर आई तो उसने देखा कि इतनी गर्मी और धूप में उसकी माँ बाहर आंगन में लेटी हुई थी। ये देखकर निधि बोल उठी, माँ इतनी गर्मी और धूप में तुम आंगन में क्या कर रही हो? तो कमला जी ने कहा, अरे बेटा अंदर बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए आंगन में हवा खाने के लिए आई, तू अंदर चल। ऐसा कहकर कमला जी निधि को घर के अंदर ले आई। तो मानसी अचानक निधि को देखकर चौंक गई और संजय भी निधि से कहने लगा कि तुम तो रात को आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो निधि कहने लगी कि मुझे जल्दी ट्रेन मिल गई इसलिए जल्दी आ गई। लेकिन भाभी, माँ इतनी धूप और गर्मी में बाहर आंगन में लेटी थी, तुम कुछ कहती नहीं। तो मानसी थोड़ी घबराई और कहने लगी कि माँ किसी की बात सुनती कहाँ है। तो फिर निधि बोली कि हाँ, अब माँ की उम्र भी तो हो गई है। इतना कहकर निधि बैठ गई और बोली कि माँ बातों बातों में तो मैं एक बात बताना ही भूल गई कि कल नीतू दीदी भी आने वाली है। भाई, हम दोनों बहनों ने फैसला किया है कि हम पापा की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे, क्योंकि पापा और उनकी दुकान को तुमने संभाला है और अब माँ की भी सारी जिम्मेदारी तुमने उठा रखी है, तो फिर पापा की पूरी प्रॉपर्टी भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। इतने में कमला जी ने दबी सी आवाज़ में कहा कि ये तो तुम्हारे पिता करके गए हैं, उन्होंने कुछ सोच कर ही किया होगा। तो संजय और मानसी दोनों कमला जी को आंखें निकाल कर देखने लगे। इतने में निधि बोली कि मम्मी, पापा हम तीनों भाई बहन को एक जैसा प्यार करते थे और इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी हम तीनों में बराबर बांट दी। लेकिन अब जब हम अपने अपने घर की हो गई हैं तो हम राजी खुशी से अपना हिस्सा अपने भाई के नाम कर देना चाहती हैं। इसीलिए तो नीतू दीदी भी आ रही है। निधि की ये बात सुनकर संजय और मानसी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। मानसी ने मन में भगवान का धन्यवाद किया कि चलो इतने साल तक इस बुढ़िया को पालने का कुछ तो फल मिला। फिर रात को निधि ने हॉल में माँ के साथ अपना भी बिस्तर लगा लिया और सोते वक्त अपनी माँ से कहा कि लाओ माँ, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूँ। ऐसा कहकर जैसे ही निधि ने अपनी माँ के पैरों को देखा कि उन पर बहुत सारे दाग थे, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि ये दाग कैसे हुए। तो कमला जी ने बहाना कर दिया कि इस उम्र में तो ऐसे दाग हो जाते हैं, तो अब कोई सवाल मत कर और सो जा। फिर निधि सो गई और थोड़ी देर बाद मानसी दबे पांव आई और कमला जी को जगाकर अपने पीछे आने को कहा। फिर कमला जी मानसी के पीछे किचन में गई और वहाँ मानसी ने अपनी सास को धमकाते हुए कहा कि देख बुढ़िया, कल तेरी बड़ी बेटी आने वाली है और अगर तूने इन दोनों के आगे अपना मुंह खोला तो मैं तुझे वो मार मारूंगी कि तू खुद ही मर जाएगी। इसलिए जो होता है उसे चुपचाप देखना, किसी भी तरह की कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। अब जा और जाके सो जा। फिर डरी सहमी सी कमला जी आके चुपचाप निधि के बाजू में आकर सो गई। फिर दूसरे दिन कमला जी की बड़ी बेटी नीतू भी आ गई और कमला जी अपनी बेटी को देखकर उससे गले लग के खूब रोने लगी। दोनों बेटियों को लग रहा था कि माँ अपनी बेटियों से मिलकर खुशी के आंसू जाहिर कर रही है।
लेकिन कमला जी क्यों रो रही थी ये बात सिर्फ वो और मानसी जानते थे। पहली बार मानसी अपनी ननन को देखकर खुश हुई। फिर मानसी ने नीतू को बड़े प्यार से बैठाया और नाश्ते पानी का इंतज़ाम करने लगी। तभी नीतू ने अपने बड़े भाई संजय से कहा कि भाई तुम्हें ज़्यादा झंझट ना हो, इसलिए हमने वकील अंकल से पहले ही सारे दस्तावेज बनवा लिए हैं और कल वो उन कागजात के साथ हमारे घर आ जाएंगे। बस अब तो हम सब कुछ आपको सौंप देना चाहते हैं, क्योंकि हमको हमारे भाई भाभी का स्नेह चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। संजय ने अपनी बहनों से कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो निधि ने कहा अरे नहीं भाई, ये तो आपका हक है। फिर सबने नाश्ता किया और बातें करने लगे। मानसी को अपनी सास की इतनी देख रेख करनी पड़ रही थी, इसलिए मन ही मन वो बहुत गुस्से में थी। फिर दूसरे दिन निधि ने कहा भाभी पकोड़े बनाओ, पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, मेथी के बनाना, माँ को मेथी के पकोड़े बहुत पसंद है, तो माँ भी खा लेगी। ये सुनकर मानसी ने कहा कि माँ को पकोड़े हजम नहीं होते, मैं तुम दोनों के लिए बना देती हूँ। तो निधि कहने लगी नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ तो डॉक्टर और दवाई किस लिए है। ये सुनकर मानसी पकोड़े बनाकर ले आई। कमला जी तो पकोड़े खाने से बहुत डर रही थी, लेकिन उनकी दोनों बेटियों ने जोर जबरदस्ती करके अपनी माँ को पकोड़े खिलाए। फिर थोड़ी देर बाद कमला जी की दोनों बेटियां तैयार होकर मानसी को आवाज़ लगाती हैं, भाभी हम ज़रा बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों चली जाती हैं। इधर मानसी भी अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि आज प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर वकील आने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि घर में कोई नहीं है, यही मौका है बुढ़िया को सबक सिखाने का। कैसे अपनी बेटियों के आगे पकोड़े खा रही थी, अब बताती हूँ। ऐसा करके मानसी एक बड़ा पकोड़ा लेकर उसमें खूब सारी मिर्च मिलाकर कमला जी के पास ले गई और कहा कि ले बुढ़िया, अब खा ये मिर्च वाला पकोड़ा। तो कमला जी गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि नहीं बहू, मैंने नहीं कहा था पकोड़े बनाने के लिए, वो तो निधि का मन हो रहा था, मुझे नहीं खाने थे पकोड़े। ऐसा मत कर बहू, इस उम्र में मैं इतनी मिर्ची नहीं खा सकूंगी। पिछली बार तूने मुझे सड़ा हुआ खाना खिला दिया था, जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार पड़ी रही थी, और इस बार इतनी मिर्च खाकर तो मैं मर जाऊंगी, और अगर नहीं मरी तो मेरी हालत बद से बदतर हो जाएगी। बहू मुझ पर दया कर, ऐसा है तो तू मुझे कहीं से जहर लाकर दे दे, जिसे खाकर मैं एक बार में ही मर जाऊं। तो मानसी कहने लगी, बुढ़िया अगर मैं तुझे जहर दे सकती तो कब का दे दिया होता, इसीलिए मैं तेरे साथ ये सब कर रही हूँ, ताकि तू अपने आप ही मर जाए और मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आए। इतना कहकर मानसी कमला जी का मुंह पकड़कर जैसे ही मिर्च से भरा पकोड़ा ठूंसने जा रही थी कि वैसे ही कमला जी की बड़ी बेटी नीतू ने मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का दे दिया, और निधि मानसी के गाल पर तमाचे मारने लगी। इतने में मानसी चिल्ला उठी और कहा, निधि पागल हो गई है, अपनी माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ उठाती है। तभी इतनी देर में संजय भी घर आ जाता है और वहाँ का शोर सुनकर पूछने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो मानसी संजय से कहती है कि देखो तुम्हारी छोटी बहन मुझे आज थप्पड़ मार रही है, इतनी छोटी होकर ये मुझ पर हाथ उठाती है, इसे शर्म नहीं आती। ये सुनकर संजय मानसी से कहता है कि अब हमें इनकी मनमानी सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी दोनों बहनों से कहता है कि अब अपनी माँ को लेकर इस घर से चलती बनो, ये घर मेरा है। मानसी, अब ये घर हमारा है, इन्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दो। अभी अभी दुकान पर ये दोनों खुद प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर आई थी और मेरी साइन लेकर आ रही हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। ये सुनते ही मानसी कहती है कि ये दोनों दुकान आई थी, लेकिन ये तो घर से कहकर गई थी कि ये बाजार जा रही हैं।
इतना सुनते ही नीतू और निधि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि वाह भाई, कहना पड़ेगा कि तुम्हारी पत्नी का दिमाग तुमसे ज़्यादा तेज़ है और इसीलिए हमें कागज़ लेकर दुकान आना पड़ा, क्योंकि हम जानते थे कि घर पर तो तुम्हारी पत्नी के आगे हमारी चालाकी नहीं चल पाएगी। ये सुनते ही संजय को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर नीतू कहने लगी कि ये हम दोनों बहनों का प्लान था कि हम पहले तुम्हारा विश्वास जीतें और उसके बाद धोखे से ये सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम करवा दें। और इस प्लान की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन सोनू पकोड़े खाते हुए माँ के पास बैठा था और माँ को पकोड़ा खाने के लिए पूछ रहा था, और सिर्फ एक टुकड़ा खाने की वजह से भाभी ने माँ को इतनी बुरी तरह से मारा था। तब मानसी चौंक जाती है और हैरत भरी नज़रों से नीतू की तरफ देखने लगती है। तब निधि कहती है कि हाँ भाभी, उस दिन मेरे साथ तुम्हारी बात हुई थी, इसलिए मेरा नंबर ऊपर होने की वजह से सोनू ने गलती से मुझे फिर से फ़ोन लगा दिया था और मैं सब कुछ सुन रही थी। तुमने माँ को कितनी बेरहमी से मारा था वो सब मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया और मैंने तभी नीतू दीदी से बात की और हम दोनों बहनों ने उसी दिन से ये प्लान बनाना शुरू किया कि तुम जैसे नालायक और चालाक लोगों से कैसे माँ को बचाया जाए। हम दोनों बहन चाहती तो उसी दिन आकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकती थी, लेकिन हमें माँ के साथ साथ पिताजी की प्रॉपर्टी भी माँ को दिलानी थी। इसलिए हमने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का नाटक रचा और अब तुम दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। निधि के फ़ोन में उस दिन की सारी बातें रिकॉर्ड हैं और आज के दिन की भाभी की सारी करतूत मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। ऐसा कहकर नीतू पुलिस को फ़ोन करती है। उसके बाद कमला जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। तब निधि अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब तुम मत रो, ये दोनों रोएंगे। इन्होंने तुम्हें हमेशा जानवरों की तरह मारा पीटा है। तुमने क्यों हमें आज तक अपनी सारी हकीकत नहीं बताई? क्यों हमसे सच्चाई छुपा के रखी? क्यों तुमने भाई और भाभी की करतूत के बारे में कभी भी हमको पता नहीं लगने दिया? तो कमला जी कहती हैं कि बेटा, मैं डरती थी कहीं ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे और मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन बेटा, जब बहू मुझे मारती थी ना, तो उसकी मार मैं सह लेती थी, लेकिन मेरा बेटा जब मुझे मारता था तब मेरी एक एक हड्डी में दर्द होता था और दर्द के मारे मैं कभी कभी उल्टियाँ भी कर देती थी। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इतनी मार खाने पर भी मुझे कभी मौत नहीं आई। फिर पुलिस वहाँ आ गई। तब नीतू और निधि ने पुलिस वालों से कहा कि इन दोनों अपराधियों को यहाँ से ले जाइए और उनके खिलाफ सबूत हम लेकर आते हैं। संजय और मानसी को उनके किए की सज़ा मिली और उन्हें 5 साल की जेल हो गई। नीतू और निधि ने घर और दुकान के कागज़ अपनी माँ के हाथ में देते हुए कहा कि माँ, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन हम यहाँ तुम्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते, तुम हमारे साथ चलो। तो कमला जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे मेरी स्वतंत्रता के साथ जीने दो। अब मैं अपने कमरे में सोऊंगी, अपने घर में रहूंगी। जब मुझे उन लोगों के इतने अत्याचार से कुछ नहीं हुआ तो अकेले रहने से भी कुछ नहीं होगा। बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, वही मेरे लिए बहुत है। और कमला जी अपने पति के घर में सुकून से रहने लगी। फिर 5 साल के बाद जब बेटे बहू जेल से छूटकर घर आए तो दोनों ने कमला जी के हाथ पैर जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन कमला जी अपने बीते दिन कभी भूल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ़ नहीं किया। फिर उन दोनों ने अपनी दोनों बहनों से माफ़ी मांगी और माँ को उन्हें माफ़ कर देने को कहा। तब नीतू और निधि ने अपने माँ से भाई भाभी को माफ़ करने को कहा। तब बहुत समझाने और मनाने के बाद कहीं कमला जी ने अपने बेटे और बहू को माफ़ किया और ये कहा कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, अब नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करो। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।